श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा लिखित पुस्तक योग मनस्तत्व, मूल बंगला से अनुवादित। वृत्ति और भक्ति। आज का आलोच्य विषय है वृत्ति और भक्ति, इंस्टिंक्ट एंड डिवोशन। वृत्ति या इंस्टिंक्ट चीज है। अस्तित्विक जैवी संरचना से जो मानस धारा निकलती है और अस्तित्विक संपर्क युक्त वातावरण के बीच प्रभावित होकर अपने मूल अंश में वापस आता है को वृत्ति कहते हैं। प्रत्येक जैव सत्ता के मध्य यहाँ तक कि उदीभजों के बीच भी वृत्ति रहती है, और जहाँ मन नाम की चीज है जो विकसित या अविकसित या प्रसुप्त जिस तरह से ही हो, उसमें वृत्ति रहेगी ही। परंतु इस वृत्ति का मान मनुष्य व पशु व उद्भिज के समान नहीं है। यहाँ तक कि उद्भिज के बीच, पशु के बीच, मनुष्य के बीच वृत्तिगत तारतम्य रहता है। कोई कोई वृत्ति एवं संस्कार को एक ही तरह देखते हैं, परंतु वृत्ति और संस्कार एक चीज नहीं है। संस्कार का अर्थ होता है अभुक्त कर्म फल, अर्थात जहाँ क्रिया निष्पन्न हुई तो किंतु उसकी प्रतिक्रिया का व्यक्तिकरण नहीं हुआ, तो उसी संबंधित क्रिया को संस्कार कहा जाता है। इस तरह से देखा जाए तो वृत्ति और संस्कार बिल्कुल एक नहीं है। हाँ, मैंने कहा था कुछ जीवित प्राणी के बीच यह वृत्ति है, परंतु सुषुप्त अवस्था में वहाँ दैहिक अस्तित्वगत भाव का बाहर में इसका कोई अभिप्रकाश या वही प्रकाश नहीं है। किंतु कुछ कुछ उद्भिद और जंतु में जैविक संरचना के बाहर उसी तरह का अभिप्रकाश पाया जाता है। विकसित जीव मनुष्य में यह होता ही है। किसी किसी जीव में यह जन्मगत भाव में ही रहता है, किंतु अन्य के क्षेत्र में इस वृत्ति को चर्चा के द्वारा, अनुशीलन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। क्रमागत ज्ञान चर्चा द्वारा, सत्संग के द्वारा तथा साधना के द्वारा बढ़ाया जाता है। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि विद्या का चर्चा करना एक प्रयोजनीय विषय है। यथोपयुक्त भाव में ज्ञान की चर्चा का प्रयोजन आवश्यक है। कुछ कुछ अविकसित जीवों के क्षेत्र में वृत्ति का अर्थ सहजात वृत्ति समझा जाता है। इन सभी जीवों का मानस तरंग जैवी अस्तित्व बोध के बाहर कभी भी जा नहीं सकता, और ये सभी अविकसित जीव अधिकांश अस्तनपेय होते हैं। उस तरह के उदाहरण हम लोग अनुन्नत जीव जैसे कोई प्रजाति के सांप में, कुछ प्रजाति के मछली में पाए जाते हैं। इस श्रेणी में पक्षी को नहीं पर सांप और मछली को पाते हैं। सांप और मछली अपने अंडे को खा डालते हैं, उन्हें कोई ममता भी नहीं रहती है। किंतु कुछ प्रजाति की मछली भी जिन्हें अपने अंडे के प्रति माया और ममता दोनों है। कुछ उन्नत प्रजाति की मछली है जिन्हें संतान के प्रति माया ममता है। वैसे सांप भी हैं जिन्हें अपने संतान के प्रति माया ममता रहती है। ये लोग सांप होने से भी उन्नत प्रजाति के हैं। कुछ कुछ मछली के देह में भी थल की तरह एक चीज रहती है। उस थल में वे ही अपने शिशु संतान को लेकर घूमते हैं। कुछ सांप भी इसी तरह अपने संतान के साथ घूमते रहते हैं। इनको सिर्फ सहजात वृत्ति ही है, वैसी बात भी नहीं है। इसको अतिरिक्त और कोई चीज होती है। इनको अपने संतान के प्रति माया ममता भी रहती है। इसी तरह कोई एक प्रजाति सांप में भी पाया जाता है, परंतु अधिकतर यह माया ममता स्तनपायी जीव में ज्यादा रहती है। अनुज प्राणी से स्तनपायी जीव अधिक उन्नत होते हैं, कारण स्तनपायी जीव में उसकी माँ ही संतान को स्तनपान कराती है। संतान के प्रति ममता नहीं रहने पर वह स्तनपान क्यों कराएगी? मनुष्य एक उन्नतशील जीव है, इसलिए अनुजाति प्राणी के स्तन जीव अधिक उन्नत प्रजाति के होते हैं। वृत्ति साधारणतः दो तरह के होते हैं, साधारणतः वृत्ति और सहजात वृत्ति। यहाँ तक कि उन्नत जीवों में भी सहजात वृत्ति तथा अन्यान्य वृत्ति रहती है। कुछ कुछ क्षेत्र में अन्यान्य वृत्ति भी रहती है, जो अध्ययन, सामाजिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक अनुशीलन, आध्यात्मिक साधना के द्वारा पुष्टि लाभ करता है। इसलिए याद रखना है कि सभी मनुष्य के लिए आध्यात्मिक साधना अनिवार्य है। अब प्रश्न होता है, उन्नत जीव के क्षेत्रों में क्या होता है?
मन जैवी संरचना के अस्तित्विक बोध के माध्यम से घुमा फिरा करता है। कभी कभी तो देह बोध के बाहर भी उत्क्रांत होता है। इसी से प्रमाणित होता है कि साधारण जैवी सत्ता से उन्नत जैवी सत्ता में देहात्म बोध को अतिक्रमण किया है। जीव मन जब देह केंद्रित सीमा रेखा के बीच आबद्ध रहता है तब उसको कहेंगे एक अति साधारण जीव, अवनत मन का जीव। किंतु वही मन जब विकसित हो जाता है तब वह देह केंद्रिकता की सीमा पार कर आगे जाता है। तब उसका विषयीभूत मन इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जगत का हो जाता है और तब उसकी मानसिकता की उत्तरण होती है। दूसरे पदक्षेप में विकसित अवस्था में मन जब देह से कर्म साध्य कर लेता है तो मान लिया जाता है कि मन का कुछ विकास हुआ है। अब विकास के बाद दूसरी स्थिति विकसित अवस्था में मन जब देह कर्म सामर्थ्य उपलब्धि कर लेता है, दूसरी स्थिति में जब कर्म क्षमता को मान लिया जाता है ऐसा कि यह कर्म सामर्थ्य जहाँ से उत्सरित होता है उसको भी मानस विषय मानकर उस समय समझा जाता है, जीवन की और प्रगति हुई। इसी तरह पशु जीवन भी धीरे धीरे उन्नत हो जाता है। एक मछली की अपेक्षा एक कुत्ता का जीवन अनेक उन्नत माना जाता है और एक कुत्ता का जीवन से मनुष्य का जीवन अधिक उन्नत मानते हैं और मनुष्य का जीवन अन्य जीवों से अनेक अनेक उन्नत होता है। अब यह अग्रगति कैसे होता है इसे देखना है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पुस्तक योग मनस्तत्व का मानवीय मनस्तत्व अध्याय, मानसिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति के बीच मूल फर्क। मानसिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति में मूल फर्क यही है कि मानस प्रगति सिर्फ एक्टोप्लाज्म चित्त धातु व एंडोप्लाज्म क्षेत्र में होता है। आध्यात्मिक प्रगति संगठित होता है साक्षी चैतन्य में क्षेत्र में जहाँ सभी इच्छा व वृत्ति परम पुरुष के तरफ चालित होता है। एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म के अधिक्षेत्र से बाहर होता है। एक्टोप्लाज्म का सामूहिक रूप व्यष्टि भावना अर्थात मैं बोध को बढ़ा देता है। अणु के क्षेत्र में यह गंभीरता व अधिक्षेत्र वॉल्यूम एंड स्कोप को बढ़ाने के साथ साथ एक्टोप्लाज्म का सामूहिक अस्तित्व भी बढ़ जाता है। उसी के फलस्वरूप एंडोप्लाज्म भी बड़ा हो जाता है, एक समय विस्फारित हो जाता है। इसी तरह से अणुमय भूमामय के साथ एक हो जाता है। जीव पंकीय कोश का सामूहिक मैं बोध और उसके ही प्रत्येक एकक मैं बोध का पारस्परिक संपर्क अनुमन और भूमामन का संपर्क जैसा नहीं। जीव देह में जीव पंकीय कोश का प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स मैं बोध व प्रत्येक एकक मैं बोध और दूसरे तरफ अनुमन और भूमामन के बीच स्पष्ट फर्क है। पहला क्षेत्र में कोश का सामूहिक मैं बोध आई फीलिंग ऑफ कलेक्टिव प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स कोश के एक एक मैं बोध सुख दुख भावना द्वारा प्रभावित नहीं होता है। कोशों में सामूहिक मैं बोध कोई एक एकक जीव कोश के द्वारा अप्रभावित रह भी सकता है, किंतु भूमामन उसको कोई भी समय उसके मूल अधिक्षेत्र से बाहर नहीं जाने दे सकता है। इसलिए जीव मन से भूमामन का अधिक्षेत्र बहुत बड़ा होता है। एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म की मुख्य विशेषता इस तरह से देखा गया कि एक्टोप्लाज्म मानसिक क्रिया में प्राथमिक भाव से कार्यकारी भूमिका अदा करता है। चित्त धातु सृष्ट तरंग सर्वप्रथम मन के सबसे निम्न स्तर अनुचित में पहुंचता है, किंतु एंडोप्लाज्म व्यष्टि सत्ता में मैं बोध की भावना प्रदान करता है, किंतु एंडोप्लाज्म में व्यष्टि सत्ता को मैं बोध में प्रदान करता है। असल में एंडोप्लाज्म एक्टोप्लाज्म का बाहर का आवरण आउटर कवरेज होता है। साक्षी चैतन्य के साथ एंडोप्लाज्मगत संरचना न एक्टोप्लाज्मगत की संरचना की निकटता अधिकतर। साक्षी तत्व के साथ एक्टोप्लाज्म के संरचना एंडोप्लाज्म के संरचना से अधिक निकट होता है। एंडोप्लाज्म एक सामूहिक संरचना है, मैं बोध अल्पमत में रहता है, किंतु एक्टोप्लाज्म एक एकक संरचना यूनिटरी स्ट्रक्चर है। वह एकक अस्तित्व ज्ञापक सत्ता है, एक
ज्ञात्री सत्ता है, परम साक्षी चैतन्य, सुप्रीम कॉग्निटिव फैकल्टी। ये दोनों संरचना को साधारणतः और विशेषतः स्पर्श करता है। साधारणतः को कहा जाता प्रोत योग और विशेष को ओत योग। साधारण संपर्क को संस्कृत में चित्ताणु और विशेष संपर्क को चित्ताणविक। तो एक है एकिक संरचना और दूसरा सामूहिक संरचना। अब प्रश्न हुआ, इन दोनों के बीच में साक्षी चैतन्य या परम तत्व के साथ किसकी निकटता अधिक है? प्रश्न एक जटिल होने से भी इसका उत्तर कठिन नहीं है और दुरूह प्रश्न का उत्तर देना ही तो आनंद का विषय होता है। इसके लिए साक्षी चैतन्य के तरफ एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म दोनों की संरचना में विशिष्टता, अवस्थान वगैरह की व्याख्या करनी होगी। एक मच्छर, खटमल, पाइथन वगैरह, मयाल या वन्य हाथी, इन सभी के साथ परम पुरुष का संपर्क एक ही तरह का होता है। परम पुरुष जब एक ही समय विभिन्न सत्ता के साथ संपर्क रखते हैं, वही उसका प्रोत योग हुआ। लेकिन जब संपर्क अलग अलग होता है, जैसे खटमल के साथ, तो यह हुआ ओत योग। प्रोत योग के क्षेत्र में उनके सामने सब कुछ एक ही तरह का होता है, परंतु ओत योग में परम पुरुष की कृपा, करुणा या अनुग्रह आता है, परम पुरुष के पास से ही है। यदि मैं पूछूं, तुम सब अच्छे हो, तुम लोग एक साथ बोले, हाँ बाबा। यह हुआ प्रोत योग। एक जटिल संरचना मैं बोध सामूहिक और एकक संरचना का मैं पनबोध प्रोडोजोइक होता है। इसलिए समूचे विश्व के साथ परम पुरुष का संपर्क सामग्रिक भाव में एक ही तरह का होता है और वही प्रोत योग। इससे कोई फर्क नहीं आता है। हम लोग पहले ही देखे हैं कि एक्टोप्लाज्म एकक और एंडोप्लाज्म सामूहिक संरचना है। जैविक संरचना जितना उन्नत होगा, उसमें उनका मैपन बोध उतना ही जटिल होगा और वह सामूहिक मैपन बोध के कारण होता है। कारण इस क्षेत्र एक्टोप्लाज्म विकसित हुआ है। हम लोग मैपन बोध को विभिन्न दृष्टिकोण, विभिन्न प्रकार से भी देख सकते हैं। जैसे हाथी और एक अंधे की बात ली जाए। अंधा आदमी यदि हाथी के पैर स्पर्श कर ले तो सोचेगा यह एक स्तंभ की तरह होता है, और यदि कुछ पूंछ स्पर्श किया तो सोचेगा यह सांप के आकार का है। यदि शरीर स्पर्श कर लिया तो सोचेगा वह घर की तरह है। सभी जटिल संरचना की तरह मानस संरचना भी जटिल ही होता है। सामूहिक मानस संरचना अनुमयपन बोध का जन्म देता है। यह सामूहिक मैपन बोध साथ युक्त एक मानस संरचना के बीच कितने असंख्य एक कोशीय, बहुकोशीय, प्रोटोजैविक और मैटोजैवधिकोष समूह, जिन्हें विभिन्न तरह बोध शक्ति, धारणा शक्ति एवं दर्शन शक्ति है, तब समझ कर देखें मनुष्य के हिसाब तुम्हारी संरचना कितनी कठिन जटिल है। इसलिए मानविक संरचना सबसे जैविक जटिल संरचना है। मनुष्य और वृक्ष के प्रोटोप्लाज्म में मनस्तत्वगत भेद। एक मनुष्य और वृक्ष के प्रोटोप्लाज्म में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। एक वृक्ष के कोश में कोई एंडोप्लाज्मिक कवरेज नहीं है, किंतु मनुष्य के क्षेत्र में वह है। मनुष्य के क्षेत्र में एंडोप्लाज्मिक कवरेज के कारण मानव मन में सूक्ष्मतर व अधिकतर भाव ग्रहण करने की शक्ति या संवेदना अधिक रहती है। मानवीय मनस्तत्व के 4 दिशाएं। मानवीय मनस्तत्व को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, जनरल साइकोलॉजी व साधारण मनस्तत्व। दूसरा, बायोसाइकोलॉजी या जैव मनस्तत्व। तीसरा, पैरासाइकोलॉजी, साधारण मनस्तात्विक क्रिया, बहिर्भूत व्यापार। चौथा, एपेक्स साइकोलॉजी या सूचाग्र मन या शीर्षस्थ मन। पारासाइकोलॉजी का क्षेत्र। पारासाइकोलॉजी एक जीवन के साथ और एक जीवन के साथ या वर्तमान जीवन और अतीत जीवन के साथ संपर्क स्थापित करता है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें शिशु उसके अतीत जीवन की बातें याद कर सकें। 12 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उसमें असुविधा नहीं होती है, कारण उस समय अपने व्यक्तित्व का विकास पूर्ण नहीं होने के कारण
अतीत का प्रभाव भी रहता है, लेकिन उसके बाद उनमें व्यष्टि स्वतंत्रता का बोध शक्तिशाली हो जाता है। उस समय यदि किसी शिशु के मन में अतीत की बातें याद आती है तो उसे द्वैत व्यष्टित्व या ड्यूअल पर्सनालिटी कहेंगे। वह सोचना शुरू कर देगा कि मैं यह नहीं हूँ, मैं वह हूँ। इस तरह वर्तमान जीवन के साथ उसका संपर्क ही खो जाएगा। इसलिए उसके मस्तिष्क में सामंजस्य स्थापित नहीं होने से उसकी मृत्यु हो जा सकती है। पारासाइकोलॉजी की चर्चा बहुत अविकसित है। उसका उपयुक्त चर्चा या उन्नति होना उचित था, परंतु यह सहज साध्य भी नहीं है। इसका कारण है पारासाइकोलॉजी संक्रांत विज्ञान आध्यात्मिक भाव युक्त है और इसीलिए आध्यात्मिकता से विमुख व्यक्ति के लिए उसकी उन्नति कदापि संभव नहीं है। कोई भी वस्तु परम पुरुष के ज्ञान के बाहर नहीं है। वे मनुष्य के 10-20 हजार वर्ष आगे की जीवन के संबंध में भी जानते हैं। मनुष्य के क्षेत्र में अतीत जीवन की बातें जानने के लिए स्नायु तत्व या स्नायु कोश की सहायता लेनी पड़ेगी, किंतु कठिन यह है कि मृत्यु के बाद उसके स्नायु तत्व तथा स्नायु कोश भी समाप्त हो जाता है। इसलिए अतीत जीवन को देख पाना उसके लिए असंभव है। परम पुरुष के पास असीम ऐश्वर्य, अष्ट ऐश्वर्य, 8 अकल्ट पावर होता है। इसलिए उनके लिए प्रत्येक मनुष्य का अतीत जीवन के बारे में ज्ञान रखना स्वाभाविक है। इस तरह की क्षमता और किसी में नहीं हो सकती है। कुछ भी जानने के लिए उसके स्नायु तत्व और स्नायु कोश की आवश्यकता होनी है, जो भूमा मन में स्थापित रहता है। इसलिए इच्छा मात्र से किसी मनुष्य के बारे में जान जाते हैं। विवेक, प्रवृत्ति, मन की क्षमता, मन का रोग, कुछ अलौकिक शक्ति, भाव प्रवणता, विचार बोध विवेक, हमारे व्यवहार की भाव प्रवणता, कार्य ठीक से हुआ या नहीं, मन में इसका विचार विमर्श किए बिना अंधे की तरह उसके पीछे चलने को भाव जड़ता सेंटिमेंट कहते हैं। उचित और अनुचित का विचार कर चलना ही विचार बोध रैशनैलिटी कहते हैं। इसी विचार बोध को चुनकर जो अनुसरण करते हैं उसे ही विवेक कॉन्शस कहते हैं। प्रवृत्ति, जब भाव प्रवणता सहायक ग्रंथियों को प्रभावित कर स्वयं को अभिव्यक्ति करता है उसे ही प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट कहते हैं। सहायक ग्रंथि का अर्थ सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के नीचे के सभी ग्रंथि है। प्रवृत्ति व निर्देशक मानस क्षमता वातावरण के साथ अस्तित्व को बनाए रखने तथा संरचना को बचाए रखने और इसी तरह संख्या वृद्धि और अंत में उसी संरचना का ध्वंस करना को ही प्रवृत्ति कहते हैं। प्रवृत्ति के उद्यम के साथ ही स्नायु में संकोचन एवं वृद्धि होता रहता है और मन की बिना सहायता के ही संकुचन एवं प्रसारण होते रहता है। अस्तित्व को बचाए रखने का संग्राम होता है। उसके 3 स्तर होते हैं। अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संग्राम के लिए प्रस्तुति और विनाश या मृत्यु अर्थात अस्तित्व की परिसमाप्ति। तुम लोग मन में ख्याल रखो कि वृत्ति चीज कुछ सहजात तरह की होती है। इसके पहले ही कहा गया है कि मनुष्य साधना के द्वारा, ज्ञान विद्या के चर्चा के द्वारा, आपसी मेल भाव के कारण उनकी वृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मनुष्य के ऊपर बाहर से कोई वृत्ति बढ़ाकर या घटाकर लाद दिया जाता है और कहा जाता है कि उसे अवश्य ही मानकर चलना पड़ेगा, किसी भी तरह उसे उल्लंघन नहीं किया जा सकेगा। इसी तरह आगे बढ़ते बढ़ते देखेंगे कि एक ऐसा आइडिया आ गया जो इस आइडिया को आगे बढ़ने नहीं देती। कहते हैं अभुक धर्मशास्त्र में इस तरह का कहा गया है, लिखा गया है, समुद्र पार होने से जात चला जाएगा। तब क्या किया जाए? समझते हैं कि सभी परम पुरुष का ही बनाया हुआ है, सब कुछ तो हमारा, फिर मैं समुद्र के पार कैसे करूंगा? शास्त्र में लिखा हुआ सब जीव के प्रति ममता रखो। हाँ, यही सत्य है। यथा आत्मानोह भीष्टः भूतानामपि ते तथा आत्मोपम्येन भूतानां दयां कुर्वन्ति साधवः।
अपने पास अपना जीव जितना प्रिय है, अन्य के लिए भी उतना प्रिय, यह सोचकर जो अन्य के प्रति दया करते हैं उन्हें ही साधु कहा जाता है। साधु होने से ही चाहिए भस्म लगाकर घर छोड़कर बाहर होना पड़ेगा नहीं। यह भावना लेकर देखने से वह देखेगा कि वास्तव में वह निरीह पशु की हत्या किए हैं, सिर्फ अपनी इच्छा की पूर्ति लिए। और यहीं पर आकर वह थम गया। साग में जो मांस में भी वही है, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा हठात। देखा, शास्त्र कहता है इस तरह तुम बलिदान करो, इसी तरह से पशु की मुक्ति होगी। शास्त्र में है इसीलिए करूंगा, मानना तो पड़ेगा। और एक तरफ मन के अंदर समझता है यह ठीक नहीं है, तब शास्त्र के विरोध में नहीं जा पाऊंगा, वह साहस हमें नहीं है। यह जो भावधारा जो प्रगति को बाधा पहुंचाती है, मन की गति को रोक देती है, उसी को कहते हैं भाव जड़ता, डॉगमा। वह भले ही मूल दर्शन से आया हो, शास्त्र से ही आया हो, त्यागना ही होगा। युक्ति युक्त बात जो कोई कहता है उसे मानकर चलना ही मनुष्य की प्रगति है। वह आगे बढ़ रहा है, कुछ भी बाधा उसे रोक नहीं पा रही है, परंतु वह डॉगमा आकर उसे रोक देता है, उससे गति रुक जाती है। अर्थात शास्त्र में भूल शिक्षा दिया है, दर्शन में भूल है, वहीं पर वह मानविकता से विचार करेंगे। हमारे लिए हमारा प्राण जितना प्रिय है, एक पशु के पास भी उसका प्राण उतना ही प्रिय है। क्यों मैं उनके प्रति दया नहीं करूंगा। और यदि यह कहूं कि यह पशु पशु जीवन से मुक्ति लाभ करेगा, तब तुम भी मनुष्य हो और मनुष्य भी एक जीव है, तब तुम भी अपना गला काटकर मनुष्य जीवन से मुक्ति लाभ करो ना। तुम भी तो बाल बच्चे को आत्मीय जनों से मुक्ति दिला सकते हो। यह मुक्त करने का आंदोलन मुक्त करने की भावना से निरीह बकरे के ऊपर क्यों खड़गाघात करोगे। युक्ति तो यही कहता है। तब आशा करूं कि तुम लोग डॉगमा को अच्छी तरह से समझ गए हो। तुम लोग कभी भी इस भाव जड़ता के साथ समझौता नहीं करोगे। एक तरफ रह गया भाव जड़ता और दूसरी तरफ मानव का विशाल हृदय मानवता। इसलिए अंतिम में कर्म सामर्थ्य की उत्पत्ति का आदि बिंदु तुम्हारा लक्ष्य यही हो, तो तुम अवश्य ही वही निर्गुण सत्ता के साथ मिलकर एक हो जाओगे। और यह उच्चतर अवस्था प्राप्त मनुष्य और परम पुरुष में भेद कम कर देता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य यदि उसके मानस विषय को छोड़ दे, तो जीव मन या अनुमन भूमा मन के पास पहुंच जाएगा। और जो भूमा मन वर्तमान में तुम्हारे ध्येय में परिणत हो गया, तो यदि उसे भूमा चैतन्य में या परम पुरुष के वेदी मूल में उत्सर्ग कर दिया, तब तुम्हें निर्गुण समाधि या निर्गुण स्थिति प्राप्त होगी। कुछ देर पहले ही बताया था कि वृत्ति क्या है। वृत्ति यह एक मानसिक गुण है, केवल मानसिक गुण ही, जिनके मन कहकर कुछ है, उन सभी जीवों का गुण है। इसलिए कहूंगा सबके मानस शक्ति का उत्कर्ष साधन करना उचित है, चाहे वह अनुमन ही हो या विराट मन, सभी कालक्रम में परम पुरुष के साथ एकात्म हो जाता है। तब देखते हो तुम जन्मगत सूत्र में जो लोग लेकर आए हैं, उसको कर्म के द्वारा, ज्ञान चर्चा के द्वारा, आध्यात्मिक साधना के द्वारा जिससे उत्कर्ष लाभ करे, उसकी कोशिश करो। हाथ में जब स्वर्ण संयोग आया हो, तो इस वृत्ति के बढ़त को हटाओ, ज्योति की उत्तरण को प्रस्फुटित कर इसे बढ़ाकर परम पुरुष में मिला दो। मनुष्य जीवन इसी से सफल हो जाएगा। मैं चाहता हूँ सभी कोई इसी तरह अपने क्षुद्र अनुसत्ता को या अनुबोध का जो वृत्ति खड़ा है, उस वृत्ति को बढ़ाते बढ़ाते परम पुरुष के तरफ ले जाए। वह बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। और यह वृत्ति बढ़ते बढ़ते जब परम पुरुष को एकमात्र विषय रूप में ग्रहण कर ले, उस अवस्था में वृत्ति को कहते हैं भक्ति। और यह भक्ति ही सार सत्ता है। यहीं पर मनुष्य की वैशिष्ट्य कायम होती है। धर्म महाचक्र, जून 1986, कोलकाता। ऑक्टोपास का भोजन केकड़ा है। यदि केकड़ा स्थिर रहे, एक ऑक्टोपास उसे नहीं देख सके, उसी अवस्था में कोई प्रवृत्ति का जागरण नहीं होगा। ऑक्टोपास से केकड़ा अधिक बुद्धिमान होता है। यदि अपनी अवस्था को स्थिर रखे, हिलडोल नहीं करे, तो ऑक्टोपास उस पर आक्रमण नहीं करता। ऑक्टोपास इस पृथ्वी में बहुत दिन से है, पर उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो सका है। और ऐसे भी अनेक जीव हैं जिनकी प्रवृत्तिगत क्षमता
ज्यादा है। जीवित सत्ता के क्षेत्र में कुछ दैहिक विकास से संबंधित और किसी में प्रवृत्ति जन्म के साथ ही रह जाता है। इसलिए प्रवृत्ति भी दो तरह का होता है, सहजात प्रवृत्ति और गृहत प्रवृत्ति, जो बाद में आता है। सहजात प्रवृत्ति जैसे मातृ दुग्धपान, पेशाब और मल त्याग तथा रोना आदि। दूसरा गृहत प्रवृत्ति जो जन्म के बाद आता है, जैसे हंसना आदि। मुद्रा दोष, अनजान में ही एक ही तरह का अंग भंग करते रहना। जेस्चर या साधारण अंग भंग में गति होगा, किंतु पोस्चर में निश्चल अंग विन्यास होता रहता है। वोकल मैनिया, बहुत कुछ कहना चाहने पर भी कुछ भी नहीं कह पाना को वोकल मैनिया कहा जाता है। भावाविष्टता या दिव्य दृष्टि। भावाविष्टता या अलौकिक दृष्टि को दो तरह के होते हैं, अंतदृष्टि और दूरदृष्टि। प्रथम क्षेत्र में एक मनुष्य तुम्हारे सामने ही है और तुम उसकी मन की बात जान रहे हो। द्वितीय में वह आदमी तुम्हारे सामने नहीं है, फिर भी तुम उसकी मन की बात जान रहे हो। अंतर का अर्थ अभ्यंतरीण और दृष्टि का अर्थ किसी चीज को देखना। मान लिया जाए मैं अपनी लाठी के स्पर्श से किसी को आनंदानुभूति किया, यहाँ आनंद की अभिज्ञता हुई लाठी का स्पर्श। यह अंतर्दृष्टि अंतर्गत का मामला है। मान लो कोई एक साधक दूर में खड़ा है, मैं तल में लाठी से आघात किया और वह भी आनंदानुभूति अनुभव किया। यहाँ बिना स्पर्श के भी वह आनंदित हुआ। इसे दूरदृष्टि कहते हैं। प्रति सांवेदिक तथ्यानुभूति एवं भाव ज्ञता या टेलीपैथी। टेलीपैथी या भावज्ञता का अर्थ हुआ दूसरे की मन की बात को हूबहू जान जाना। वाक सिद्धि उच्च स्तर का टेलीपैथी है। वाक सिद्धि व्यष्टि जो कहेंगे वह सही घटेगी होगी। और एक तरह का टेलीपैथी होता है जिसमें किसी दूसरे का विचार या मन की बात की परिवर्तित या विकृत कर देता है। उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति के पास ऐसी क्षमता का विकास होना जिसके वह किसी व्यक्ति को विशेष प्रकार का गंध का अनुभव कराएंगे एवं पुनः उसे दूसरे प्रकार का गंध का अनुभव कराएंगे। विशेष परिवर्तन, यदि तुम कहीं पर दर्द अनुभव कर रहे हो और उस दर्द को कोई दूर कर दिया या प्रतिहत कर दिया गया तो इसी को विशेष परिवर्तन कहा जाएगा। इसे भी दो तरह से किया जाता है। पहला, स्नायु के बीच परिवर्तन कर अथवा अनुभूति का दूर से परिवर्तन कर और उसका माइक्रोवाइटा का व्यवहार करे। मान लिया जाए किसी के पीठ में दर्द है, उस दर्द को उस तरह से बढ़ाया गया जिससे जीभ हिलाना भी मुश्किल हो गया और बोलने की शक्ति, वाक शक्ति भी स्थिर हो गई। ऋणात्मक अनुजीवित नेगेटिव माइक्रोवाइटा प्रयोग से यह संभव हो सकता है। यदि यह प्रयोग कुछ देर तक रह गया तो उसकी वाक शक्ति सदा के लिए खो जा सकती है। स्नायु के दूरगत परिवर्तन, ऋणात्मक अनुजीवत के प्रयोग, मनुष्य के किसी शक्ति को या क्षमता को उसे उठा लेना, यह सभी अविद्या का अंग है। इसे किसी का कोई उपकार नहीं होता है, इसलिए तुम्हें अविद्या नहीं सीखना चाहिए, बल्कि विद्या ऐसा सीखो जिसे तुम्हें परम पुरुष के निकट पहुंचने में मदद करे। भ्रांति दर्शन, यह दो प्रकार का होता है, ऋणात्मक और धनात्मक। जब किसी की उपस्थिति में तुम कुछ अनुभव या तरंग पाते हो परंतु दिखता कुछ दूसरा है, यह हुआ धनात्मक भ्रांति दर्शन। तब धनात्मक भ्रांति दर्शन जो हमें दिखाई दे रही है वास्तव वह वैसी नहीं है। और ऋणात्मक हुआ जब किसी का अस्तित्व है परंतु तुम उसके तरंग को नहीं पकड़ पा रहे हो, अर्थात जो वास्तव में है परंतु ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।